लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने आरबीआई पढ़ लिया और मौद्रिक नीति जो था वो पढ़ लिया है। खासकर मेंस के सिलेबस में मौद्रिक नीति स्पेशली दिया हुआ है, तो एक तरीके से 200 वर्ड वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है। आज आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति आप लोग इसमें दिया हुआ है और राजकोषीय नीति के साथ में उन्होंने एक और शब्द जोड़ दिया इस बार। राजकोषीय नीति तो पहले भी था पर इन्होंने आज तक क्वेश्चन इससे पूछे नहीं है। मैंने आपको कल ही इसका रीजन बताया था कि जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ टाइप का हो जाता है और क्वेश्चन यहाँ से 3 मार्कर बनने की संभावना है जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है, शायद इस वजह से एमपीपीएससी नहीं पूछ रहा है। अब पता नहीं क्या रीजन है, या फिर एमपीपीएससी के एग्जामिनर नहीं चाहते कि बच्चों को जो है इकोनॉमी से थोड़ा टफ जाए, जो कि होता भी इकोनॉमी टफ लगता था तो बीच में इश्यूज हुए थे कि सर जो है इकोनॉमी का सिलेबस कम कर दीजिए, कम किया, आपको पता है 30 नंबर कर दिया था। फिर उनको लगा कि नहीं यार इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है ये डिजर्व करता है 150 नंबर, तो वापस से उन्होंने किया है 150, कोई थोड़ा सा रेंडमाइज करके कर दिया बट कर तो दिया। तो अब यहां पर एक और वर्ड यूज कर दिया, घाटा प्रबंधन, राजकोषीय नीति तथा घाटा प्रबंधन, यानी डेफिसिट मैनेजमेंट उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम लोग वो पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजकोषीय नीति क्या होती है। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा मौद्रिक नीति को, तो आरबीआई और उसके साथ में जो पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था है आपकी, उसको पूरा का पूरा मैनेज करने वाली जो नीति थी वो मौद्रिक नीति थी। आपने ये भी देखा कि कैसे आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से बैंकों के थ्रू बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता को कंट्रोल कर लेता है। ये हम लोगों ने सारी चीजें देख ली थी अभी तक के। अब बात कर लेते हैं कि भाई सरकार अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहे या सरकार जो काफी सारे काम हमारे लिए करती है वो सब करना चाहे तो वो कौन सी नीति के माध्यम से करती है। जैसे मोदी जी की बात कर ले या फिर राहुल गांधी जी की बात कर ले, तो जो बजट में घोषणा पत्र, वो सॉरी बजट बोल रहा हूं, इनके चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, इसके अंदर बोलते हैं कि भाई हम लोग जो है गरीबी को कम कर देंगे, रोजगार देंगे। तो ये सारे के सारे किसी भी देश के उद्देश्य भी होना चाहिए, है ना। किसी भी देश का क्या उद्देश्य होता है कि भाई स्थिरता के साथ विकास किया जाए। स्थिरता के साथ विकास मतलब विकास तो ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए हुआ उसके बाद में वापस से सब लोग गरीब हो गए, नहीं, लंबे समय तक के स्थिर रूप से विकास होता चले, ठीक है। इसके लिए गरीबी कम होना चाहिए, बेरोजगारी कम होना चाहिए, लोगों में, सभी लोगों में जो आर्थिक विषमता है वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर अमीर होते चला जा रहा है, गरीब गरीब होते चला जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो उद्देश्य है सरकार के, वो जिस नीति के माध्यम से करती है उसी नीति को हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति या फिर फिस्कल पॉलिसी। तो मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि राजकोषीय नीति है क्या, ठीक है। राजकोषीय नीति कुछ नहीं है, सरकार की एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से वो अपने उद्देश्य पूरे करती है। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, सरकार को रोजगार सृजित करना है, इंडस्ट्रीज लगाना है, गरीबी उन्मूलन करना है, बेरोजगारी में कमी करना है, सारे के सारे उद्देश्य हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, आपको पता है जब भी सरकार काम कर रही होती है तो बात ले दे के आ जाती है फिर से कि भाई पैसे चाहिए इन सब चीजों को करने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को पूंजी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो सरकार को पूंजी कहां से आती है, अलग अलग स्रोतों से आती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली जो अपन बात करेंगे वो करेंगे आय के बारे में, मतलब कुछ स्रोतों से सरकार की क्या आ रही है, आय आ रही, इनकम आ रही है बेटा, ठीक है। अब यहां सरकार की, जब हमारी आय की बात करते हैं तो हम लोग आय बोल देते हैं, नॉर्मल वर्ड इनकम, बट जो सरकार की आय होती है बोलते हैं सार्वजनिक संपत्ति है, रेलवे, मतलब हम सभी की संपत्ति है। ऐसी सरकार की आय के लिए शब्द यूज किया जाता है सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक आय। समझ पा रहे क्या आप इस चीज को, इसको बोलते हैं पब्लिक इनकम या फिर सार्वजनिक आय, ठीक है। अब ये सार्वजनिक आय कुछ अलग अलग स्रोतों से आ रही है, जैसे उदाहरण दे दूं मैं आपको, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूं कि हमारे को जो सरकार है कर आरोपित करती है ना, संस्कृति हो गया, ये सर ने भी पढ़ा के गए क्या, कोई बात नहीं, घर पे देख लीजिएगा, इसको रख दीजिए। आ जाते हैं यहां पर बात कर रहे हैं अपन लोग क्या के बारे में, सार्वजनिक आय के बारे में। तो सरकार को अलग अलग स्रोतों से जो आय होती है उसको कहते हैं सार्वजनिक आय। सिंपल चीज है, सरकार को कर कहीं से मिल रहा है। हम लोगों ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसके ऊपर भी आपको पता है जीएसटी लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अगर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आपकी इनकम जो है 10-15 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी, तो आप लोगों को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स, इनकम टैक्स बोलते हैं उसको, आयकर, तो वो भी सरकार की आय में जाती है। तो ऐसे अलग अलग स्रोतों से सरकार को आय मिलती है। अब यही आय जो है सरकार क्या करती है बेटा, व्यय करती है। सिंपल चीज है। अब हम लोग आय कर रहे थे तो आय, और सरकार की आय तो सार्वजनिक आय, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो व्यय होता है उसको व्यय बोलते हैं, और सरकार का जो व्यय होता है उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय। पब्लिक एक्सपेंडिचर बोल देते हैं या फिर सार्वजनिक व्यय बोल देते हैं इसको। समझ पा रहे क्या आप इस चीज को, ठीक है। तो कुछ स्रोतों से सरकार की इनकम आ रही है और वो कुछ जगहों पर व्यय हो रही है। व्यय कहाँ हो रही है, तो भाई उन्होंने कल को एक योजना ला दी कि एमपीपीएससी के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दो योजना, ठीक है। एक योजना थी ओबीसी SC ST के लिए एक योजना चलती है। इसके अंदर क्या होता है कि आवासीय छात्रावास में रखा जाता है आपको,
आवासीय छात्रावास मतलब एक ऐसा पूरा का पूरा घर बना रहेगा, रूम पूरा का पूरा हॉस्टल टाइप का, वहीं पर आपको कोचिंग मिलेगी फ्री, हॉस्टल भी आपकी फ्री रहेगी और साथ ही साथ महीने के 6000 स्टाइपेंड भी मिल रहा था। ओबीसी का जहां तक मेरे को याद है, मैंने एक बार इंक्वायरी करवाई थी उसकी, समझ पा रहा है चीज को। तो हमारे यहाँ एमपी में था ही, और हालांकि उसमें पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, कुछ बच्चे जो है वहाँ रहने जाते थे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही और कर लेते थे कोचिंग लगा के, तो हर चीज़ के नुकसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर वह कहा कर रहे हैं, वो एक स्कॉलरशिप योजना हो गई। दूसरी योजना उन्होंने निकाल दी, आप लोगों को पता है कई सारी योजना है, जैसे मनरेगा की बात कर लीजिए आप। मनरेगा में क्या होता है, काम करवाते हैं, उसके बदले एक निश्चित राशि आपको देते हैं, ठीक है। और भी कई सारी योजनाएं सरकार चला रही है, रोड बना रही है। ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारी जो सार्वजनिक आय है उसी को व्यय करके आ रहे हैं, क्लियर है क्या। परंतु आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जब सरकार को कई बार व्यय करना हो ज्यादा, लेट से सरकार को व्यय करना हो 100 रुपए और सरकार की आय हुई है 80 ही रुपए, या फिर इसको दूसरे उदाहरण की तरह समझिएगा, आपके घर से पैसे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर रूम रेंट, टिफिन और भी काफी सारे जो खर्चे आपके 18 रुपए पर डे के हिसाब से वो जो खर्चे होते हैं, वो सारे मिला के आपको पूरा मैनेज करना होता है 10,000 रुपए में। अभी हुआ ये कि इस बार फरवरी का महीना चल रहा है, ठीक है, फरवरी का महीना चल रहा है, 10,000 रुपए घर से आए हुए, आपका बजट 10,000 रुपए का था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट आपको पता है कि इस बार एक हफ्ते में आपका जो खर्चा एक्स्ट्रा होने वाला है, ठीक है, कुछ लोग ही समझ पा रहे हैं क्या, एक वीक में लेट से, अब खर्चा तो सब लोगों का अपने अपने हिसाब से हो सकता है, डिपेंड कर, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बताना चाहे तो बता भी सकता है कितने रुपए का अप्रोक्स खर्चा आ जाता है, शर्मा मत बता दो, नहीं बताएंगे किसी को, ठीक है। मान लीजिए लगभग 5,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, इतना तो चला जाता होगा। आजकल तो चॉकलेट ही भाई 200 300 रुपए की हो गई ना यार, ऐसे कुछ है। अब हमने चॉकलेट भी खरीदी नहीं, वो वाली बड़ी वाली, आप लोगों ने खरीदी है वो सिल्क वूल, ठीक है। हम मान लेते हैं 5,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, आपके घर से आ रहे हैं 10,000 रुपए, ठीक है, खर्च करना है 15, तो आपको क्या करना पड़ेगा अब इस बार, मेरे जैसा या आप लोगों के जैसा कोई दोस्त होगा, मान लेते हैं कि आप लोग भी मेरे जैसे ही हो जो कि ये 5,000 रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, वैसे नॉर्मली 10,000 रुपए जब महीने के आते हैं तो 9,000 खर्च करते हैं, 1,000 बचा लेते हैं, खासकर गर्ल्स लोग तो बचा ही लेती है। इन्होंने बचा बचा के रखे 1 साल तक के पैसे, तो 12 महीने के लेट से 10,000 बचा लिए इन्होंने। अब यहाँ पर इनका एक मित्र है जो कि फरवरी के महीने में खर्च करना चाहता है, तो बोले यार बहन मुझे पैसे दे थोड़े बहुत, उसने बोला कि चल ठीक है तू भी क्या याद रखेगा, उसने 5,000 रुपए उसको उधार दे दिए। समझ पा रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, आपकी आय हो रही थी 10,000 रुपए प्रति माह, परंतु एक माह आपको खर्च कितने करना पड़ रहा है, 15। तो आपने क्या किया, इस खर्च को पूरा करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि खर्च पूरा नहीं कर सकते भाई, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा खर्च, कई सारे खर्च ऐसे होते हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, ये उन्हीं खर्चों में से। तो यहाँ 5,000 रुपए जो है आपको क्या लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा, उधार। फ्री में तो कोई देगा नहीं भाई, वो अलग बात है, आप दोस्तों के पैसे उधार वापस करते नहीं करते अलग चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऋण ली जाती है। ऐसे ही सरकार का भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, बोलते कि घाटे का बजट बना इस बार। घाटे के बजट का मतलब कुछ नहीं होता, सरकार क्या होता है कि लेट से 100 रुपए की सरकार की जो है खर्चा आ गया है पूरा का पूरा, और आय देखी टोटल सरकार की तो वो 80 रुपए हो रही है, तो अब सरकार क्या करती है, 20 रुपए का ऋण ले लेती है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, और ये ऋण जो है बाद में धीरे धीरे करके देती रहेगी, जैसे आप दोगे कि हर महीने 1,000 रुपए लौटा रहे हो अपने मित्र को, ऐसे यहाँ पर सरकार फिर ये 20 रुपए का ऋण देते रहती है, ठीक। तो इसके अंदर तीसरी चीज जो ऐड कर लेते हैं, वो ऐड कर लेते हैं अपन लोग सार्वजनिक ऋण, या फिर इसको पब्लिक डेट कहते हैं। सार्वजनिक फिर से क्योंकि सरकार ले रही है, हम सबका आय था, हम सबकी व्यय थी, तो हम सबका ऋण भी रहेगा। समझ पा रहे, तो सरकार की सार्वजनिक आय कुछ स्रोतों से आ रही है, वही हम कुछ योजनाओं पर, रोड्स पर या फिर कोई इंडस्ट्री लगाने में खर्च कर रहे हैं, और अगर कई बार खर्चा ज्यादा हो जाता है, व्यय ज्यादा हो जाता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है आय से, तो ऋण भी ले लेते हैं और इसकी पूर्ति करते हैं। समझ पा रहे, और ऐसा करके पूरा सामंजस्य बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसी के थ्रू सरकार अपने उद्देश्य पूरे कर रही है, सरकार की जो आय आ रही है उसी को खर्च करके तो सरकार अपने उद्देश्य पूरे कर रही है। समझ पा रहे, जैसे आय अगर जीएसटी का कलेक्शन इस माह, आपने देखा होगा हर महीने के आंकड़े आते हैं, तो 1.75 या 74 करोड़ समथिंग जो है लाख करोड़ हमारे यहाँ जीएसटी का कलेक्शन हुआ। ऐसे पूरे 12 महीने का निकालेंगे तो लगभग मान लीजिए कि 20 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। सरकार जब बजट बनाती है तो ये 20 लाख करोड़ भी लेंगी आय में, और इसी के थ्रू बोलेगी भाई साहब पिछले बार 15 लाख करोड़ का कलेक्शन था, इस बार 20 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिले, तो बोले 1-2 योजना एक्स्ट्रा जारी कर दो, ताकि जो गरीबी हमारी अभी तक के हम लोग गरीबी कम नहीं कर पा रहे थे, तो इसको हम लोग और अच्छे से कम कर पाए। समझ पा रहे क्या, तो सरकार उपयोग काय का कर रही है अपनी आय का, उसी को व्यय कर दे रही है। अगर व्यय में कम पैसे पड़ रहे तो ऋण, यानी पब्लिक डेट बोलते हैं इसको। यहाँ वर्ड जो है लोन यूज नहीं किया जाता, जब गवर्नमेंट लोन लेती है उसको बोलते हैं डेट, डेप्ट नहीं बोलते इसको, बी जो है साइलेंट है यहाँ पर, तो पब्लिक डेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझिएगा
सरकार की सार्वजनिक आय यानी पब्लिक इनकम, सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर और सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट, इससे संबंधित एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू सरकार अपने क्या कर रही हो, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही हो। ऑब्जेक्टिव कैसे, फिर से मैंने आपको बताया, गरीबी उन्मूलन, पावर्टी एलिमिनेशन, ठीक है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको आपको कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट एरेडिकेशन या बेरोजगारी उन्मूलन। तीसरा, इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको खत्म करना है, ठीक है, या फिर स्थिरता के साथ विकास, डेवलपमेंट करना है। ये सारे के सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है वही पॉलिसी कहलाती है आपकी कौन सी, राजकोषीय नीति। तो कुल मिला के मोटा मोटा यही हो गया कि भाई सरकार कहीं से इनकम आ रही है, कहीं पर इसको खर्चा कर रही है। खर्चा किस लिए कर रही है, कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। इसके लिए एक नीति बनाएंगे सरकार पूरी, और नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कंपोनेंट है, घटक है, आपको पता होगा, जो सारे खर्चे करती है सरकार या सारी जो योजनाएं लाती है, ये लाती है किसके थ्रू, बजट के थ्रू। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, सरकार बजट लाती है हर वर्ष, इसी के थ्रू पूरे खर्चे होते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ जितनी भी आय होती है कहाँ चली जाती है, आर्टिकल 266 में चली जाती है। कोई बताना चाहेगा, संविधान के अनुच्छेद 266 में ही चली जाती है। हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब इसको, संचित निधि। भारत की संचित निधि के अंदर चले जाते हैं। उससे आपको पैसे निकालना है तो क्या लाना पड़ेगा आपको, बजट। समझ पा रहे क्या, तो राजकोषीय नीति आपको समझ में आई। उद्देश्य इसके अलग से लिखेंगे क्योंकि उद्देश्य यहां पर 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सिंपल से उद्देश्य है, ये अगर क्वेश्चन बन गया तो सब लोग इसको लिख कर आएंगे। तो आपको यहां ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिख देना है, क्योंकि सरकार के तो उद्देश्य कई सारे हो सकते हैं, ठीक है, यहां तक के। तो अभी हम लोग राजकोषीय नीति की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे इसके उद्देश्य, और फिर आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग पर जो कि बजट है आपका, ठीक है। बजट के अंदर क्या क्या होता है, सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले। ठीक, आपने पॉलिटी के थ्रू तो बजट पढ़ा ही होगा, बट वहां देखा होगा आपने बजट के बारे में पढ़ाया जाता है, उसको पास कैसे करते हैं ये सब बताया जाता है, मनी बिल होता है, सब चीजें बताई जाती है। बट बजट के अंदर एक्चुअल में क्या होता है ये नहीं बताया जाता, क्योंकि वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा हेडिंग राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। सारे हिंदी वाले ही है ना, ठीक है। चलिए लिखिएगा, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राष्ट्र को स्थिरता के साथ विकास करना होता है, विकास करना होता है। इसीलिए वह राजकोषीय नीति का उपयोग करता है, उपयोग करता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, परिभाषा लिखेंगे, सार्वजनिक आय कौमा व्यय, आय व्यय तथा ऋण से संबंधित, तथा ऋण से संबंधित एक ऐसी नीति, एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है, राजकोषीय नीति कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। क्लियर है। तो अब अपन लोग लिखेंगे 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो आ रहा है कि भाई राजकोषीय नीति क्या है, इसके उद्देश्यों को समझाइए। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखने जा रहा है। आप ही लोग मुझे बताएंगे राजकोषीय नीति के उद्देश्य मतलब होता है बेटा सरकार के उद्देश्य, सिंपल सी चीज है, ये याद रख लेना। क्योंकि राजकोषीय नीति बनाता कौन है, आपको पता है वित्त मंत्रालय के थ्रू पूरा बजट चल रहा होता है, ठीक है। हालांकि वित्त मंत्रालय में जो वित्त मंत्री होते हैं उसके थ्रू बजट नहीं पेश होता, राष्ट्रपति पेश करवाते हैं बजट, याद रखना। हर चीज हमारे यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के नाम होती है। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था ये, ठीक है, कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जो है वित्त मंत्री से क्या करवाते हैं, बजट पेश करवाते हैं। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ये गलत है, राष्ट्रपति जो है वो करवाते हैं। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहला उद्देश्य आपको पता है, किसी भी देश का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, विकास करना। क्लियर है।
तो लिख दीजिएगा, यहां अच्छा सा वर्ड दिखते हैं, स्थिरता के साथ विकास, डेवलपमेंट विद इक्वालिटी, पहला उद्देश्य। ठीक है, डेवलपमेंट। दूसरा, आपको क्या लगता है सरकार क्या करना चाह रही होगी? ये जो बोलते रहते हैं ना, वही सारे उद्देश्य है भाई। दूसरा, सरकार क्या बोलती है, हम क्या करेंगे, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिख लीजिएगा, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, रोजगार सृजन। तीसरा उद्देश्य आपको क्या लगता है, देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी एक नई रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, सुना होगा आपने, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एक निकालता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग हमारी गरीबी काफी कम होगी, 21 पॉइंट समथिंग की बची है अभी, समझ पा रहे हैं? वो हम लोग गरीबी में पड़ेंगे, ये आंकड़े वहां पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या करना है, रोजगार को सृजित करना है। तीसरा लिख लेते हैं गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिमिनेशन। अब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो इंग्लिश में लिख देता हूं, पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी उन्मूलन करना है। चौथा, बेरोजगारी, तो इसको अपन लोग अलग से न लिख के इसी के साथ लिख देते हैं, गरीबी उन्मूलन तथा बेरोजगारी उन्मूलन, ऐसा कर दीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो अलग से एक पॉइंट बनाने के चक्कर में इन दोनों को अलग अलग कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था क्या, संसाधन सब लोगों के पास में नहीं है। ठीक है, तो संसाधनों का पुनर्वितरण कहते हैं इसको, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। देखिए, हमारे यहां पर काफी सारे अलग अलग प्रकार के संसाधन है, मैंने आपको पिछली क्लास में संसाधन के बारे में बताया था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लोहा अपन ने निकाला है जमीन से, अब लोहे का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे करेंगे भाई, क्या लगता है आप लोग? देखिए, सिंपल चीज है, अगर मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे को खेत में हल चलाने के लिए लोहा चाहिए तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर मुझे ट्रैक्टर चाहिए तो उसकी जरूरत। वही एक अमीर व्यक्ति है, उसको ट्रैक्टर की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कार की जरूरत पड़ेगी। गरीब व्यक्ति को शायद नहीं पड़ती है कार की जरूरत। ठीक है, तो यहां पर अमीर व्यक्ति को कार दी जाए और गरीब व्यक्ति को ट्रैक्टर तो दे ही दिया जाए। समझ पा रहा है इस चीज को? हमारे यहाँ है क्या कि अमीर व्यक्ति के पास कार भी है और वो ट्रैक्टर भी एक दो लेके घूम ही रहा है फालतू में, बट यहाँ गरीब व्यक्ति के पास में कार तो है ही नहीं, वो ट्रैक्टर भी नहीं है। समझ पा रहा है इस चीज को? तो जब संसाधनों का पुनर्वितरण करने की बात आती है, तो ये तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने। सरकार क्या करती है, अक्सर देखा होगा आपने, अमीर लोगों से टैक्स लेती है और वो पैसे देती है किसको, गरीब लोगों को। तो इसको बोलते हैं पुनर्वितरण करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देना गरीब लोगों में। समझ पा रहे? तो लिख लीजिएगा आप, संसाधनों का पुनर्वितरण करती है, इसके माध्यम से संसाधनों का पुनर्वितरण करती है। क्लियर है? जैसे हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल मौद्रिक नीति के थ्रू हो रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, क्या यहां भी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है? लगता है आप लोग सरकार प्राइजेस को कंट्रोल कर सकती है कुछ चीजों के, या काफी सारी चीजों के? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सरकार यहां पर पीडीएस सिस्टम सुना है आप लोगों ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्य वितरण प्रणाली, इसके माध्यम से क्या करती है, गेहूं खरीदती है ज्यादा अधिक दामों पर और जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कम दामों पर बेच देती है, पहली चीज। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी जगहों पर सरकार अलग से भी अपना एक भंडार रखती है, जिसको बोलते हैं बफर स्टॉक। कई बार जब मान लीजिए दालों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सरकार बफर स्टॉक में से कुछ दालें डाल देता है मार्केट में। ये क्यों डाल रहा है? मैंने आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई का रूल। किसी चीज की अगर पूर्ति 10 किलो है दालों की और मांग हो जाए 100 किलो की, तो मतलब क्या हो गया, पूर्ति कम है, मांग बहुत ज्यादा है, प्राइस ऊपर चला जाएगा। सिंपल सा है, आपको पता है मांग का नियम, फिर से वही जीवन में भी लागू होता है। किसी चीज की बहुत ज्यादा अगर मांग करेंगे तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों के भी होते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि दाल की पूर्ति कम हो गई है, 10 ही किलो हर लोग है, 100 किलो मांगने वाले। यहां सरकार क्या करेगी, 90 किलो अपने तरफ से डाल देगी, बराबर हो जाएगा, मूल्यों में स्थिरता आ जाएगी। जो मूल्य बढ़ने वाले थे वो क्या आ जाएगा, सडनली कम। या दूसरा और एक तरीका होता है, आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या करते हैं, जब दाल सस्ती होती है तो खरीद के रख लेते हैं और इसको स्टॉक करके रख लेते हैं। ठीक है, जो माफिया लोग होते हैं इसको गलत तरीके से स्टॉकिंग होती है, कई हजार टन रख लेते हैं एक साथ, और जैसे ही रेट बढ़ने लगता है तो एकदम से डालेंगे तो आपको पता है रेट कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके डालते हैं मार्केट में। तो सरकार क्या करती है, यहाँ छापे मारती है कि भाई जिन्होंने भी ये दाल वाल ऐसा या टमाटर वगैरह का जो है स्टॉक रखा होगा, प्याज का स्टॉक रखा होगा, उसको तुरंत ही वो मार्केट में फिर भेज देती है। समझ पा रहे हैं? तो मूल्यों में स्थिरता भी लाती है सरकार। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी या फिर मूल्यों में स्थिरता लाना। क्लियर है? दूसरा एक और देखा था हम लोगों ने, संसाधनों का जो पुनर्वितरण है उससे ही संबंधित है कि जो आय की विषमताएं है लोगों में या असमानताएं है, मतलब गरीब लोग बहुत ज्यादा गरीब है और अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर है, इसको भी तो कम करने का प्रयास करती है सरकार कहीं ना कहीं। देख लीजिएगा, आय की विषमताओं में कमी करना,
ये एक नेक्स्ट उद्देश्य हो गया, 5-6 हो गए। एक दो और लिख लो, जो लोगों का जीवन स्तर है, जैसे आप लोगों को पता है कि जीवन स्तर के अंतर्गत अगर आपके पास में आय अच्छी है तो आपका जीवन स्तर अच्छा हो जाता है बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार अलग अलग चीजों को करके, जैसे शिक्षा प्रदान करती है सरकार, या फिर अलग अलग जगह मनरेगा में रोजगार प्रदान कर दिया, इसके माध्यम से लोगों की लाइफस्टाइल ठीक करती है सरकार, है ना। तो यहां पर लिख लीजिएगा, जनता के जीवन स्तर में सुधार, जनता के जीवन स्तर में सुधार। ठीक है, और भी काफी सारे उद्देश्य सरकार के, जैसे एक और सरकार करती है कि भाई साहब हमारे यहाँ इतना ज्यादा उत्पादन हो जाए। चाइना की सरकार ने बहुत अच्छे से किया है कि इतना उत्पादन हो कि पूरे विश्व में हम ही भेजें। चाइना में आपको पता है प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है डोमिनेट करता है चाइना। आजकल अमेरिका के ऊपर भी करने लगा है। बोलते हैं कि अमेरिका के पास जितने डॉलर नहीं उतने चाइना अपने पास रख के बैठा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? ठीक, तो निर्यात में वृद्धि भी, एक्सपोर्ट में जो है इंक्रीज हो जाए, ये भी सरकार का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अगर आपको एक और पॉइंट बढ़ाना हो यहां पर, तो दूसरा एक और उद्देश्य होता है, जो निर्यात तो बढ़ाना चाहती है कोई भी सरकार, परंतु आयात क्या करना चाहती है, कम। ठीक है, तो आयात कम करने की जगह अपन लोग एक दूसरा शब्द यूज करेंगे, आयात प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि आज लेट से अपन लोग मोबाइल फोन का आयात कर रहे हैं, कल को अपन कम करने का एक तरीका ये होता है कि बंद ही कर दो। पर बंद करने से क्या मोबाइल फोन का उपयोग होना बंद हो जाएगा? हमारी भी तो जरूरत है ना, मजबूरी तो हमारी भी है। कुछ लोग बोलते हैं चाइना से चीजें खरीदना बंद कर दो। भाई चाइना से चीजें खरीदना बंद कर दो बोलना बड़ा आसान है। आप अगर चाइना से मोबाइल फोन खरीदना बंद कर देंगे तो मोबाइल फोन फिर खरीदोगे कौन से? एक तो सैमसंग बचता है आपके पास ऑप्शन, या दूसरा आईफोन। आईफोन छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ चीजों से बाहर है वो औकात से। ठीक है, तो यहां पर अब सैमसंग बचता है। क्या सैमसंग के पास में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो वो पूरे इंडिया को मोबाइल फोन पहुंचा दे? अभी नहीं है। तो हमारी डिपेंडेंसी रहेगी चाइना के ऊपर, ऐसी एकदम से नहीं हो सकती। इसके लिए वर्ड जो है आयात में कमी की जगह आयात प्रतिस्थापन होना चाहिए। कल को हम लोग एक प्लांट डाले, जो कि सैमसंग का नोएडा में सबसे बड़ा प्लांट डला हुआ है, आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। अब ऐसी कई जगह प्लांट डले अलग अलग कंपनियों के, और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके बंद कर दिया। इसी को कहते हैं आयात प्रतिस्थापन कर देना। तो नेक्स्ट उद्देश्य यह भी हो सकता है, आयात प्रतिस्थापन। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट। ठीक है क्या, यहाँ तक के और भी काफी सारे उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, बट इतने मेरे हिसाब से काफी हो जाएंगे हमारे उत्तर को लिखने के लिए। ठीक, अभी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी हो गया है। बात करते हैं बजट के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सरकार सारे के सारे अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो पैसा वैसा होता है वो कहा किसके माध्यम से आता है? बजट के माध्यम से। ठीक है, आप लोगों ने सामान्य शब्दों में सुना होगा भाई साहब बजट क्या होता है। कोई बताना चाहेगा मेरे को क्या होता है बजट? क्या लगता है आपको? सरकार की आय व्यय का लेखा। और कोई बताना चाहेगा? न्यूज़पेपर में आता है ना जिस दिन बजट आया। हाँ ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो ये बड़े अच्छे से आप बता पा रहे हैं, आय और व्यय दोनों ही। नॉर्मली यहाँ पर जब स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं तो बोलते हैं कि सर सरकार जहां भी खर्चा करती है पूरा बजट में आ जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर हम लोगों को वही चीजें दिखाता है जो हम लोग काम किए। ये थोड़ी बताएगा सरकार को कहां से पैसे मिल रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। न्यूज़पेपर बताता है कि भाई विद्यार्थियों के लिए ये काम किए सरकार ने, किसानों के लिए ये किया है, मिडिल क्लास के लिए ये किया है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इनके लिए ये किया है, और जो इनकम टैक्स पेयर है उनके लिए ये कर दिया है। तो सरकार कौन से काम कर रही है या फिर कहां खर्चा कर रही है ये बताया जाता है। परंतु बजट दो चीजों का विवरण होता है। एक है सिंपल चीज है सरकार की इनकम, मैंने फिर से बताया था सरकार की आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये आय कहां पर जा रही है तो उसको बोलते हैं व्यय। तो बजट होता है दो चीजों का विवरण, सरकार की आय और सरकार का व्यय। समझ पा रहे हैं? डेफिनेशन आएंगी, सिंपल सा हमको लिख देना है कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का विस्तृत विवरण ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्लियर है क्या? परंतु यहां समझिएगा, ये जो आय और व्यय का विवरण है, या आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि भाई बजट अगर 2023-24 के लिए आ रहा है, जो कि अभी आ रहा है, आपको पता है 23-24 नहीं 24-25 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बजट होता है हमको लगता है कि इसी वित्तीय वर्ष के लिए आ रहा है, परंतु इसके अंदर काफी सारे डेटा होते हैं अलग अलग। ठीक है, 3 प्रकार के डेटा होते हैं। कैसे 3 प्रकार के डेटा? तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, फिर से आप ही लोगों का उदाहरण, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग अर्थव्यवस्था को जो पढ़ेंगे हम खुद से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि याद लंबे समय तक रह जाए। ठीक है, तो जैसे देखिए अपन रूम में रह रहे हैं। ठीक है, अपन रूम में रह रहे हैं और ये जो महीना है ये शुरू हुआ है कौन सा? जुलाई का। ठीक है, जुलाई का महीना जो है वर्तमान में चल रहा है, तो इसको हम लोग वर्तमान माह कह देते हैं। ठीक है, करंट मंथ हमारे लिए वर्तमान माह। इसके पहले एक माह चला गया जिसको हम लोग पिछला महीना कह देते हैं, है ना। पिछला महीना कौन सा था भाई? जून। क्लियर है क्या?
जून था, ठीक ठीक आने को हो रही कुछ देर से, आई नहीं पता नहीं, ठीक है। आगे एक आने वाला, हाँ लाइट की तरफ देखने से आ जाती है, क्या बात कर रहे हो? अरे पता नहीं यार, मुझे तो नहीं आ रही। और एक आने वाला माह होता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लाइट की तरफ देखने ठीक आ जाती है। आने वाला माह कौन सा है? जुलाई के बाद में आपका अगस्त, ठीक है, अगस्त का महीना है। अब समझिए मैं तीनों के तीनों माह बता क्यों रहा हूं आपको। यहां पर नॉर्मली अगर आप अपने ऊपर देखेंगे तो आपकी आय और व्यय का मैं एक बजट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बजट कैसे बनता है? आप लोगों की आय जो है वो कहां से आ रही है तो आपको पता है, आदर्श आपके पास से आ रही है, सब लोग है, ठीक है। हमारी आय के साधन ही हुआ या फिर मदर से आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पर मम्मी या पापा हम लोगों को पैसे भेजते हैं। अब आप एक चीज बताइए बेटा, आप बताइए पिछला जो महीना आपका निकल गया है पूरा का पूरा, चूंकि जून माह पूरा खत्म हो गया है, तो आपने देखा होगा कि जनरली हमारे 1 से 5 तक के या 10 तक के जो है मम्मी पापा पैसे डाल देते हैं, क्योंकि सैलरी उनका उस टाइम पे आने का टाइम होता है, और हम लोग को रेंट भी यहाँ पर 1 से 10 के बीच में देना होता है, टिफिन वाले को भी उसी बीच में देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले माह में क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे कितने पैसे मिले? चूंकि वो माह बीत गया है, आपके इसमें डेटा है क्या एग्जैक्ट पिछले माह कितने रुपए आए थे? सबके पास होगा, क्योंकि जो चीज बीत चुकी होती है वो सबको पता होती है कि क्या हुआ है। कल कितने रुपए, मान लीजिए कल पिछला माह था, कल का दिन, तो क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि कल कितने रुपए आपने डाले या कितने रुपए आपके पास में आए? सिंपल सी है, मतलब जो चीजें बीत चुकी होती है उनका हमारे पास में एग्जैक्ट डेटा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि पिछला माह जो जून था उसमें कितने रुपए आए, तो आप मुझे सीधा सीधा बता सकते हैं कि सर हाँ 10,000 रुपए आए थे। आय कितने रुपए की हुई थी? 10,000 रुपए की हुई थी, ठीक है। और वो भी इसका आपके पास में क्या होगा? डेटा होगा, आंकड़े हो गए पूरे के पूरे कंफर्म, ठीक है क्या। आप इसमें से कहां कहां कितने कितने खर्च किए वो भी मुझे बताइए कि सर 3,000 रुपए रेंट दिया, ठीक है, टिफिन वाले का 3,000 समथिंग मान लेते हैं, 2,500-3,000 रुपए ही रहता है, ठीक है। बाकी सर यहां पर 2,000 रुपए की बुक्स खरीदी है। बाकी बॉयज लोग बता दें कि सर 2,000 रुपए जो है मिसलेनियस खर्चा था, ठीक है। 18 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, 18 रुपए प्रतिदिन नहीं प्रति घंटा मान लेते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक है, प्रति 2 घंटे में 18 रुपए। गर्ल्स लोग बता दें कि सर ये जो मिसलेनियस है इसके अंदर भी खर्चे आ गए काफी सारे, ठीक है, अलग अलग कुछ चार्मिंग पिंक वगैरह कुछ चीजें खरीद ली है, एस्थेटिक्स खरीद ली है, एक लिपस्टिक वगैरह उसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये सारे मिसलेनियस खर्चे आप लोगों ने मुझे बता दिए। 10,000 रुपए कहाँ है, मतलब पिछला जो महीना गुजर चुका है उसकी आय कितनी आई है उसका भी आपके पास एग्जैक्ट डेटा है, कहां कहां खर्च किए उसका भी एग्जैक्ट डेटा है। क्लियर क्या यहां तक? परंतु मान लीजिए कि आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई को आपके जो अकाउंट है उसमें पैसे डलने वाले, अभी डले नहीं, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताइए कि इस महीने की आपकी आय कितनी होने वाली है, तो क्या आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हैं? आप एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि हाँ सर हर महीने पिछले जो 10-12 महीने से देख रहा हूं तो जो मम्मी पापा है वो 10,000 रुपए डाल देते हैं, परंतु हो गया इस बार कि आपका बर्थडे निकल के आ गया है क्या, किसी का बर्थडे है, आप पार्टी दे देना, ठीक है। तो यहां पर पार्टी सब लोग के लिए, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब इस बार क्या हुआ कि इनका बर्थडे आ गया, बोले सर ने पार्टी मान ली, अब दोस्तों इनको भी तो देना पड़ेगा गरीबों को। तो यहाँ पर इन लोगों को समोसे एक हो गए, मेरे लिए वो सिल्क हो गई बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि खर्चा बढ़ गया इस महीने का। तो घर वाले ने बोला कि ठीक है भाई इस महीने क्या कर देते, 11,000 डाल देते। अभी आए नहीं थे पैसे, बट इन्होंने जैसे अनुमान लगाया और घर वालों ने भी खुश हो गए कि यार बर्थडे है, पार्टी देना पड़ता है दोस्तों को, तो इस बार क्या कर दिया, 11,000 रुपए आ गए। मतलब हो सकता है 11 आ जाए या फिर ज्यादा खुश हो तो 12 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। समझ पा रहा है इस चीज को? मतलब अभी 1 जुलाई है और इस महीने की आय नहीं आई है, तो हम लोग एक मोटा मोटा आकलन लगा सकते हैं, वो भी हमारे पिछले महीनों का या पिछले वर्षों का क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक आकलन लगाते हैं कि बेटा इसको बोलते हैं एस्टिमेट्स लगाना। एस्टिमेट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग महीने के स्टार्ट में शुरुआत कर लेते ना कि इस बार बर्थडे है, इस सब पैसे आ जाएंगे, इतने ऐसे ऐसे हाया कर लूंगा, ऐसे सोचते हैं हम लोग पूरा का पूरा, या फिर कुछ लोग तो खत्म होने से पहले ही सोच लेते हैं क्योंकि यहाँ दोस्तों से उधारी भी ली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं, इसको कहते हैं आकलन लगाना। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष या आपका जो वर्तमान महीना है ये अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो आपको पता है क्या कि ये 10,000 जो आपने खर्च किए थे कहां कहां करोगे, नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका हो सकता है कि अब ये 2,000 तो फिक्स हो गए हैं और ये 3-3 हज़ार भी फिक्स है, ठीक है। ये 2,000 पढ़ाई के इस बार किसी और जगह पे खर्च हो जाए, मे भी हो सकता है, या फिर जो एक्स्ट्रा ये खर्च कर रहे थे आप अपने पर्सनल केयर के ऊपर की, लेट से आपने जो है बॉडी लोशन खरीद लिया या फिर हेयर ऑयल खरीद लिया, इस बार बोले कि चलो ठीक है पिछली बार का रखा हो चुपचाप उसमें काम चला लेंगे, इस बार दूसरे खर्चे करना है, ठीक है। दोस्तों को पार्टी करने के लिए घर वालों ने 1,000 भेजे तो दूसरी जगह खरीदेंगे वो 2,000,
ठीक है, दोस्तों के बीच में थोड़ी इज्जत बनाना है ना, तो 2000 रुपये वहां खर्च कर देंगे, ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो मतलब इस बार क्या खर्च होना है और कितनी आय आनी है, इसके बारे में आप एक मोटा मोटा ही आकलन लगा सकते हो। एग्जैक्ट डेटा आपको होगे क्या, नहीं, इसको बोलते हैं बेटा एस्टिमेट्स करना, आकलन करना। क्लियर है क्या? परंतु मैंने अगर बोल दिया कि अभी बताइए कि 1 अगस्त या फिर अगस्त माह में आपकी कितनी आय आने वाली है और कितने खर्चे आने वाले हैं, आप बोलोगे सर अभी तो जुलाई का नहीं पता अच्छे से, है ना, और आप अगस्त का पूछ रहे हो, फिर भी आप बोलोगे सर एक मोटा मोटा मैं अनुमान लगा सकती हूं। एस्टिमेट ज्यादा ट्रू होते हैं अनुमान के या अप्रोक्सीमेशन के। अप्रोक्सीमेशन फिर भी आप लगा सकते हैं कि सर टोटल वैसे रेंट देखा जाए तो 3,000 रहा है, टिफिन का भी 3,000 ही रहा है, तो 6,000 ये हो गए, 2,000 बुक्स के हो गए और 2,000 मिसलेनियस, तो 10,000 के करीब आय आती है और 10,000 के करीब ही व्यय होगा। परंतु आपको पता है कि भाई ये 1 महीने बाद की बात है, हो सकता है रेंट बढ़ा दे 200-400 रुपए से, या टिफिन वाला बोल दे कि भाई बढ़ा रहा हूं, या आपने टिफिन ही चेंज कर दिया 2500 लगा लिए, तो कम भी हो सकता है। समझ पा रहे क्या? तो उसके लिए केवल आप क्या कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशंस। समझ पा रहे क्या? अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुमान। ठीक, बजट भी ऐसे ही कुछ होता है। अब देखिए आप इसको मान लीजिए वर्तमान वित्तीय वर्ष या करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपको पता है हमारा कब से कब तक शुरू होता है बेटा? चलिए इससे तो खराब ही हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। हमारा जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है, बजट आया है 2024-25 के लिए। आप एक चीज बताइए, जब 2024-25 के लिए बजट बना रहे होगे तो 2023 या 23-24 तो खत्म हो चुका होगा तब तक। तो 23-24 ने सरकार को कहां से कितने पैसे मिले पता होगा सरकार को, और कहां पर सरकार ने खर्च किया ये भी पता होगा। तो सरकार क्या करती है, आपने देखा होगा बजट के एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण फेंक के मारती है। आर्थिक सर्वेक्षण आता है, और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, पिछले वित्तीय वर्ष के डेटा यानी आंकड़े होते हैं, कहां पर कितना खर्च किया है हमने, कौन सी योजना पर कितने पैसे डाले हैं, कहां पर ज्यादा खर्च हो गया, कहां कम खर्च हुआ है, ये सारे के सारे विवरण उसमें होते हैं। ठीक है, मतलब सरकार पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों का भी, आय और व्यय के आंकड़े होते हैं उसके अंदर। आज दो ही चीजें होती है बजट में, फिर से आय और व्यय। तो पहले सरकार के पास में पिछले वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के आंकड़े होते हैं। अब इस साल के लिए 2024-25 का बजट बना रहे हैं, आपको पता है अभी तो 2024-25 शुरू ही हुआ है, सरकार के पास में एग्जैक्ट डेटा होगी क्या, पर सरकार अनुमान लगाती है कि भाई मैंने प्रधानमंत्री जो मातृत्व योजना है, तो इस माह जो है इतने, इस साल जो है लगभग इतने जन्म होंगे और एक महिला को 5,000-6,000 जितने भी देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इतने खर्च हो गए इस योजना पे। ऐसे मनरेगा पर इतने 1,000 करोड़ हो गए, आपको पता ही देती है सरकार। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा के बता देती है कि इस साल इतने 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 एस्टिमेट लगा रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो सरकार के पास में वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के क्या होते हैं, एस्टिमेट्स या फिर आकलन होते हैं। सिंपल सी चीज है, दो ही चीजें होती है सरकार के पास, एक तो आय और एक और व्यय। ठीक है, बजट क्या होता है, आय और व्यय का विस्तृत विवरण। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े होते हैं आय और व्यय के, वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के क्या होते हैं, आकलन। अब आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, मतलब सरकार से 2025-26 का भी पूछ लेते हैं, मोटा मोटा सरकार बताती है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो डाटा अभी एग्जैक्ट आए नहीं है मार्केट में, और अगली बार सरकार बजट लाने ही वाली है, इस वजह से कोई न्यूज़पेपर उसको पब्लिश करता नहीं है, बट सरकार लगाती है अनुमान कि इस साल हम लोगों ने इतना खर्च किया है। आगे जैसे सरकार ने बोला कि इस बार मान लीजिए 30 लाख करोड़ का बजट बनाए, तो सरकार बोलती है आगे हम लोग अगले साल 32 लाख करोड़ का बजट बनाने वाले हैं, मतलब वह बता रही है। तो कहीं ना कहीं से आय भी तो बढ़ रही होगी, तभी सरकार लगा रही है इतना ज्यादा अनुमान। तो यहाँ सरकार के पास में आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके आय और व्यय के अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसको बोलते हैं अनुमान होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो मोटा मोटा बजट की परिभाषा बनाएंगे। बजट क्या होता है, सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण होता है, और फिर इसकी परिभाषा लंबी बनाएंगे कि इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय के आंकड़े होते हैं, वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय और व्यय के आकलन यानी एस्टिमेट होते हैं, और जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके आय और व्यय के अप्रोक्सीमेशन अनुमान होते हैं। समझ पा रहे हैं? और अनुमान और एस्टिमेट में दोनों में अंतर यही है, अनुमान थोड़े से वेग होते हैं और एस्टिमेट ज्यादा सही होते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? एस्टिमेट जो होते हैं थोड़े से ज्यादा सही होते हैं। क्लियर? चलिए आ जाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अब आएंगे बजट के कंपोनेंट के ऊपर हम लोग, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टफ है इसमें। लिखिएगा बजट, सबसे पहली चीज वही लिख लेते हैं। बजट सरकार की आय तथा व्यय का विस्तृत विवरण होता है। आय तथा व्यय का विस्तृत विवरण होता है। लिखिएगा, इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय तथा व्यय के आंकड़े
इंग्लिश लिखना चाहे तो ब्रैकेट में डेटा लिख सकते हैं। कई बार क्या हो जाता है, हिंदी बुक्स ना ये आकलन को अनुमान और अनुमान को आकलन लिख देती भाई, ये बड़ा ही ज़्यादा खराब है ट्रांसलेशन के माध्यम से हिंदी में। इस अच्छी बुक्स भी हिंदी में गलत लिख रही है, कोई बात नहीं। पिछले वित्तीय वर्ष के आय तथा व्यय के आंकड़े डेटा कॉमा वर्तमान वित्तीय वर्ष के आकलन एस्टिमेट्स तथा आने वाले वित्तीय वर्ष के आय के अनुमान अप्रोक्सीमेशन सम्मिलित होते हैं। अप्रोक्सीमेशन सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई साहब ये जो पूरा का पूरा बजट है ना आपका, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा बजट है इसमें जो आय और व्यय है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, कहां कहां से आय आ रही होती सरकार की, कहां कहां कौन सी मदों के ऊपर विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कैसे खर्च कर दिया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है और यही सबसे टफ पार्ट है इसका, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनाने के लिए शायद इनके पास में कोई ऑप्शन है नहीं। तो बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में, बजट के घटकों के बारे में, ठीक है। मेरे साथ बना सकते हैं आप लोग, बजट के घटक के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। और बजट जो होता है दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, एक आधा बजट कह लीजिए आप, दूसरा आधा बजट, दोनों को बजट कहते हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने। एक को कहते हैं रेवेन्यू बजट या फिर राजस्व बजट, सुना है आप लोगों ने, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, रेवेन्यू बजट या राजस्व बजट, ठीक है। चलिए रेवेन्यू बजट कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पूंजीगत बजट, या पूंजी बजट भी लिखा है कुछ जगहों पर, पूंजीगत बजट, इसको कैपिटल बजट कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको पता है बजट में क्या होता है, दो ही चीजें होती है, एक होती है आय और एक होती है व्यय। यहां पर आप लोग बुक्स में भी देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आय के लिए कई बार एक दूसरा वर्ड भी प्रयोग में किया जाता है जिसको बोलते हैं प्राप्तियां। समझ पा रहे हैं? पता नहीं क्या आ गया भाई, ये कोई बात नहीं, रहने दीजिए उसको, अब नहीं जाना चाह रहा था, ठीक। तो यहां पर आय के लिए एक दूसरा भी वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राप्तियां या रिसीट भी बोलते हैं। कई बार बोलते रहे कि मेरे पास इतनी ज्यादा प्राप्तियां आ गई है, यहां से ये चीजें प्राप्त की गई, तो यहां पर दूसरा एक वर्ड यूज किया जाता है। राजस्व बजट में क्या होगी, राजस्व आय और राजस्व व्यय। ऐसे पूंजीगत बजट में क्या होगी, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय हो गए। पता नहीं मेरा हाथ टच हो रहा है तो कुछ ऐसे डिब्बे डिब्बे बन जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या, अच्छा ये ठीक है, हट जा भाई, कोई बात नहीं, हट ही नहीं रहा हूं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं अपन राजस्व बजट की, पूंजीगत बजट की। मैंने आपको बताया बजट में दो ही चीजें होती है, एक आय होती है, एक व्यय होती है। तो राजस्व बजट में भी एक आय होगी, एक व्यय होगी, ऐसे ही पूंजीगत बजट में भी एक आय होगी, एक व्यय होगा, ठीक है। यहां पर आय के लिए एक दूसरा शब्द उपयोग में लिया जाता है जिसको कहते हैं प्राप्तियां। तो राजस्व बजट में होती है राजस्व प्राप्तियां। सिंपल चीज है, यहां तक के तो मैंने पढ़ा ही चुका हूं आपको, है ना, क्योंकि बजट क्या होता है, आय और व्यय का विवरण ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर राजस्व प्राप्तियां हो गए और राजस्व व्यय हो गए। आपको पूरा लिखना, मैं सिर्फ व्यय लिख रहा हूं। तो ऐसे ही यहां पूंजीगत बजट में भी क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजी प्राप्तियां, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पूंजीगत व्यय। सिंपल चीज है, ठीक। अब जो ये देखने वाली चीज है यहां पर कि राजस्व प्राप्तियों के अंदर भी दो भाग होते हैं, ये नई चीज बता रहा हूं मैं आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें एक जो प्राप्तियां आती है इनको बोलते हैं कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। और दूसरी जो होती है उनको कहते हैं गैर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। समझ पा रहे हैं? ऐसे जो व्यय होता है ये भी दो प्रकार का होता है, यहां पर एक एक करके समझेंगे अपन, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। दिखने में बस टफ लगता है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। सबसे टफेस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा है, ये समझ लीजिएगा आप, मैं दिमाग आपका पूरा यहाँ चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां लिख ही रहोगे आप साथ साथ इसको, ठीक है, क्योंकि आदत तो छूटेगी नहीं तुम लोगों की। अब लिख लो क्या है, ठीक है। व्यय के अंदर दो होते हैं, एक होते हैं योजनागत व्यय, इसको बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, है ना। ये टैक्स रिसीट थी और ये थी नॉन टैक्स रिसीट,
या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट कह सकते हैं, योजनागत व्यय प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और एक गैर योजनागत व्यय। जैसे वहां गैर कर था वैसे यहाँ पर गैर योजनागत व्यय था। कुछ नहीं, बड़ा आसान है, टेंशन की कोई बात नहीं है। गैर योजनागत व्यय समझ पा रहे हैं? ये कुछ मोटा मोटा आपका बजट है। अब यहां पर एक एक करके एक एक चीज को लेके चलेंगे बेटा, समझिएगा। यहां पर राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। प्राप्तियों का मतलब तो आपको यहां तक क्लियर होगा ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। प्राप्तियों का मतलब हो रहा है आय, मतलब सरकार को जो प्राप्त हो रही है उसी को प्राप्तियां कहते हैं, और सरकार को आय मिलेगी, सिंपल चीज है। क्लियर है क्या यहां तक के? और व्यय का मतलब जो सरकार दे रही है या फिर सरकार खर्च कर रही है, ये तो कोई क्लियर डाउट की बात ही नहीं यहां पर कि कुछ चीजें जो आ रही है वो प्राप्तियां इनकम, और कुछ चीजें जा रही है वो क्या हो जा रही है, व्यय हो जा रही है। क्लियर क्या? अब बात करते हैं कि राजस्व प्राप्तियां होती क्या है। समझिएगा, सरकार की कुछ प्राप्तियां ऐसी होती है जो सरकार के पास अगर एक बार आ जाए तो सरकार को वापस नहीं करना पड़ता। आप बोलोगे सर वापस नहीं करना पड़ता, इसका मतलब? उदाहरण देता हूं, आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए सरकार ने, आप खरीदने गए थे फरवरी में, कितने रुपए की सिल्क आती यार, 300 रुपए मान लेते हैं, 300 रुपए की सिल्क खरीदने गए थे आप, और सिल्क के ऊपर अब थोड़ी सी वीआईपी वाली चीज हो गई तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर 18% तो टैक्स लगता होगा। ठीक है, जीएसटी लगता है, आपको पता है, वस्तु और सेवाओं पे। ठीक है, तो यहां सिल्क के ऊपर 18% टैक्स लगाया तो 18 3 कितना होता है? बहुत बढ़िया, ठीक है, 54। लोग मैथ्स जो है कमजोर है, थोड़ा सा इसको ठीक करिए बेटा। ठीक, यहां 54 रुपीज का क्या हो गया, टैक्स। ये चला गया किसके पास में? सरकार के पास में। सरकार के पास में जो कर जाता है, क्या सरकार की इनकम है, वो प्राप्तियां है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? आप एक चीज बताइए, क्या सरकार अगले साल आके बोलती है कि यार तूने छोटू, पिछले बार जो है चिंटू, तूने जो पिछली बार सिल्क खरीदी थी 300 रुपए की, वो सिल्क के जो पैसे लिए थे मैंने तेरे से 54 रुपए, ये ले यार वापस ले ले। सरकार ऐसा बोलती है क्या? नहीं। मतलब सरकार की एक ऐसी आय हो जाती है जो एक बार आ गई तो वापस नहीं देना पड़ता है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में एक वर्ड बताया था जब मैं आपको एनडीटीएल पढ़ा रहा था। जो लोग प्रीवियस क्लास में नहीं आए होंगे उनको समझ नहीं आएंगे एनडीटीएल, तो एनडीटीएल छोड़ दीजिए। यहां जो एल वर्ड है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एल का मतलब होता है लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीजें जो आप किसी से उधार लेते हैं और आप उसको वापस देने वाले होते हैं, तो वो चीजें आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती है। बोलते हैं ना कि यार अपने मम्मी पापा जो है मूवीज में, हालांकि अपने मम्मी पापा तो नहीं बोलते ऐसे, बट अपने मम्मी पापा एक वर्ड यूज करते कि तुम मेरे लिए बोझ हो, या जो अंग्रेजी माध्यम के पढ़े लिखे माता पिता बोलते हैं यू आर अ लायबिलिटी टू मी। समझ पा रहा है इस चीज को? मतलब तुम मेरे लिए क्या हो, देता हो, ठीक है, बोझ हो मेरे ऊपर, पता नहीं कहां से पड़ गए। इसका मतलब जैसे हमने अगर किसी से लोन लिया तो वापस देने का एक रहेगा। समझ पा रहा है इस चीज को? ठीक है, तो यहां पर सरकार को कहीं भी इसको वापस देना पड़ रहा है कि टैक्स को, मैंने आपको भी बताया नहीं देना पड़ता है। तो क्या ये सरकार के ऊपर देता या लायबिलिटी क्रिएट कर रही है क्या? नहीं। तो इसकी परिभाषा जो होती है, टफ क्यों लगता है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, परिभाषा जो डेफिनेशन लिखी रहती है वहां पर ऐसा लिखा रहता है कि भाई ये प्राप्तियां होती है रिसीट। तो गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट या ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती है, देयता का सृजन करती है, वो प्राप्तियां कहलाती है, वो रिसीट कहलाती है रेवेन्यू रिसीट या राजस्व प्राप्तियां। आप दिमाग का परकच्चे उड़ जाते हैं यहीं पर। एक तो रेवेन्यू रिसीट लिख दिया है, तो रिसीट वर्ड पहले ही समझ नहीं आ रहा है क्या है, कुछ नहीं है, इनकम है भाई गवर्नमेंट की। और दूसरा देयता लिख दिया, लायबिलिटी क्रिएट कर रही है। बोले कैसे क्या क्रिएट हो रहा है, ये समझ ही नहीं आता, बुक्स में ऐसा लिखा रहता था, बट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको सामान्य शब्दों में पहले बताया कि सरकार की ऐसी प्राप्तियां, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं अभी, है ना, वो तो उदाहरण दे दिया मैंने टेक्स्ट का आपको। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो कि सरकार के ऊपर या सरकार को वापस करना पड़ रहा है क्या? नहीं करना पड़ रहा है। आपको पता है जो चीज वापस नहीं करना होता है हमको, वो हमारी हो जाती है। हमारी हो गई तो हमको वापस नहीं देना, मतलब लायबल है क्या किसी को पे करने के लिए? नहीं है। मतलब देना नहीं है, मतलब देयता का सृजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर देयता का सृजन नहीं करती, कौन सी प्राप्तियां कहलाती है? राजस्व प्राप्तियां। समझ पा रहे हैं? तो भैया पूंजीगत प्राप्तियां जस्ट इसके अपोजिट होगी फिर। बिल्कुल। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए सरकार ने, आपको पता है सरकार अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग संस्थाओं से ऋण लेती है। ठीक है, सरकार ने मान लीजिए कि अपने यहां पर भोपाल मेट्रो या इंदौर मेट्रो के लिए ऋण ले लिया है, किससे? विश्व बैंक से। अलग अलग जगह से लेती है, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह जापान के सहयोग से बनी है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर ऋण ले लिया हमने, किससे? वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक से मान लीजिए $10 मिलियन का ऋण ले लिया, तो वर्ल्ड बैंक क्या फ्री में देता है? वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, हालांकि लॉन्ग टर्म ऋण देता है तो हमारे पास में बहुत ज्यादा समय रहता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। आपको पता है इंटरेस्ट रेट कितना होता है? 0.5%, 0.25%, कई बार तो 0% पे मिल जाता है। लोग गरीब देशों को 0% पे मिलता है। भारत विश्व बैंक से लोन लेने, सबसे ज्यादा लोन लेने वाला पहला देश है, मतलब सबसे ज्यादा लोन अपन ही लेते हैं।
लेते वो इंपॉर्टेंट नहीं, अपन को दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी साख उस लेवल की है जो दे रहा है वो पाकिस्तान को देता भी नहीं है। पाकिस्तान तो आपको पता वीक ही मांगते रहता कहीं भी जाके, अभी IMF से वीक मांग रहा है, अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने विश्व बैंक से लोन ले लिया तो कहीं ना कहीं हर साल धीरे धीरे EMI चुकाना पड़ेगा, जैसे हम लोग चुकाते हैं, ठीक है। तो ये जो EMI चुकाना पड़ रहा है तो हमारे ऊपर देयता का सृजन हो रहा है, क्या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है हमारे ऊपर। तो इसीलिए बोला जाता है सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो प्राप्त होती है, मतलब आती तो पर वापस भी देना होता है। वापस देना मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो जाना, देयता का सृजन हो जाना, मतलब सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर देयता का सृजन करती है वो क्या कहलाती है, पूंजीगत प्राप्तियां। समझ आ गया यहां तक क्या, ठीक है। चलिए अभी अपन लोग अंदर जाएंगे, इसके सबके उदाहरण देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो आएगा आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अगर 3 मार्कर आता है कि कर राजस्व प्राप्तियां या फिर राजस्व प्राप्तियों के 3 उदाहरण दे दीजिए, ठीक है, इस टाइप का। प्री में आता है तो बड़ा टफ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि पहचानना होता है कि कौन सी कर राजस्व प्राप्तियां है, या वह है, या पूंजीगत प्राप्तियां है, या फिर वह है। तो दिमाग के पर कच्चे उड़ जाते थोड़ा सा, ठीक है, समझ नहीं आता। बट आप लोग इतने आसानी से लेके चल रहा हूं तो अभी तक तो आप समझे होंगे, है ना। कोई डाउट हो तो वही पूछ लेना रोक के। अब आ जाते हैं व्यय के ऊपर, समझिएगा। मैं कोई चीज पे व्यय कर रहा हूं, ठीक है, लेट से मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख नहीं यार, इतने अमीर नहीं बनते हैं, 1 लाख रुपए खर्च किए, और अपन ने कौन सी कार खरीद ली, नैनो। नेक्सॉन से सीधा नैनो पे लेकर आ रहा हूं मैं अपने आप को, समझ पा रहा है चीज को। मैंने नैनो खरीद ली यहां 10 लाख रुपए, तो वो क्या हो गई, मेरी संपत्ति हुई। मैंने क्या किया था, 1 लाख रुपए उसके ऊपर व्यय किया था, समझ पा रहा है इस चीज को। क्या हो रहा है, संपत्ति का सृजन हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। परंतु मैं एक दिन बहुत ज्यादा खुश हो गया, और आप लोगों का मेंस का रिजल्ट था और सब लोग क्वालिफाई हो गए थे, इस वजह से ज्यादा खुश था। और मैंने 1 लाख रुपए आप लोगों को बोल दिया कि ये लो, पार्टी कहाँ करने जाएंगे, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेट से हम लोगों ने एक टूर बना लिया वैष्णो देवी का, वैसे वहां तो नहीं बनाएंगे, गोवा का टूर बना लिया लेट से सब लोगों ने मिलकर कि मेंस निकल गया यार चलो चलते हैं। और 1 लाख रुपए मैंने वहां खर्च कर दिया आप लोगों के ऊपर। आप बताइए, जब मैं 1 लाख रुपए की नैनो खरीद रहा था तो मेरी कुछ संपत्ति बन रही थी, संपत्ति थी मेरे पास नैनो, या फिर लेट से मैंने 1 लाख रुपए का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, संपत्ति बनती। 1 लाख रुपए मैंने आप लोगों के साथ टूर में उड़ा दिए, कोई संपत्ति बनी मेरी, समझ पा रहा है इस चीज को। इसको बोलते हैं उपभोग पर व्यय। खाना पीना अपन खर्चा कर लिया, वहां पर गए, होटल में रेंट कर दिया, उसके ऊपर कुछ वेस्टेज होगा कंजप्शन पे, खाना हो गया, अपना घूमना फिरना हो गया, जो भी वहां करना था एक्टिविटीज वगैरह, उड़ गए अपन उसमें बैलून में, एक हाथ जो है टपक गया नीचे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 6 में से 5 नहीं आना है भाई, वापस 6 आना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक प्रकार के खर्चे में जब मैंने नैनो खरीदी थी तो मेरी एक संपत्ति बनी थी, दूसरे प्रकार के खर्चे में मेरी कोई भी संपत्ति का सृजन हुआ है क्या, नहीं हुआ। समझिएगा, यहीं पर आती है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की संकल्पना। कैसे, सरकार के ऐसे व्यय जो सरकार जब एक बार खर्च करती है तो उसको वापस नहीं मिलते। जैसे यहां पर आ रहा था, सरकार के पास में टैक्स आ रहा था तो वापस दे रही थी क्या, ऐसी सरकार के व्यय ऐसे व्यय जो कि एक बार खर्च करने पे वापस नहीं मिलते। वापस नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ कि संपत्ति का सृजन नहीं करते। लेट से अगर सरकार ने एक बिजनेस में पैसे डाले होते, मान लीजिए सरकार ने BHL जैसी कंपनी खोली होती, तो सरकार 100 करोड़ से कंपनी खोल रही, कल को कंपनी का प्रॉफिट होगा 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, कितने करोड़ की कंपनी हो सकती थी। समझ पा रहा है इस चीज को, मतलब सरकार को पैसे वापस मिलते, संपत्ति सृजित होती कुछ। जैसे मैंने नैनो खरीदी थी तो उससे मैं टैक्सी में चलाता, ओला उबर में पैसे कमाता, परंतु सरकार ने वही खर्च कर दिए। लेट से प्रधानमंत्री गरीबों को मिठाई दो योजना में, और सब लोगों को जब मोदी जी ने जीतने की खुशी पे 1-1 किलो मिठाई बांट दी, सरकार की तरफ से बांट दी, पैसे तो हमारे थे हालांकि, और सब लोगों को मिठाई बांट दी। तो आप बताइए सरकार किससे कोई संपत्ति सृजित हुई है क्या, या सरकार को कुछ मिला क्या वापस रिटर्न में, नहीं मिला। वही अगर सरकार ने BHL खोलने के लिए, BHL जैसी कंपनी खोलने के लिए पैसे डाले होते तो सरकार को रिटर्न मिलता है क्या, कुछ मिलता रिटर्न। समझ पा रहे हैं, समझिएगा, सरकार के ऐसे व्यय जो सरकार जब करती है और सरकार को रिटर्न नहीं मिलते, वही मिठाई दे दी। या योजना का एग्जाम्पल लेते हैं यार, एक अच्छी सी योजना का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर प्रधानमंत्री मनरेगा के ले लेते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। मनरेगा योजना में सरकार जो पैसे खर्च करती है, कुछ मिलता है क्या सरकार को वापस, नहीं मिलता। समझ पा रहा है इस चीज को। या फिर वही ले लो PDS वाली, उचित मूल्य की दुकान पे 2 रुपए किलो का गेहूं आपको दे रही, तो बाकी पैसे सरकार दे रही, सरकार को रिटर्न में कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। मतलब सरकार के ऐसे व्यय जो सरकार एक बार कर देती है तो वापस कुछ नहीं मिलता, या सरकार के लिए कोई भी संपत्ति का सृजन नहीं होता। समझिए क्या आप यहाँ पर, वही आप समझिए। दूसरा मैंने एग्जाम्पल क्या बताया, कल को लेट से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे पास आ गए, रोते रोते आए, मोदी जी कृपा करिए, IMF ने हमको भगा दिया। आपको पता बच्चा है, कितना भी ज्यादा हरकतें करे, कहीं ना कहीं जो माँ बाप जो उसको मान ही लेते कि चलो ठीक है
बच्चा है, गलती किया है इसने। तो अपन ने क्या कर दिया, बड़ा एक अपना स्वरूप दिखा के मोदी जी ने बोला कि चलो ठीक है, कितने रुपए चाहिए, तो बोले मोदी जी 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो हम लोगों ने कल को पाकिस्तान को क्या कर दिया, ऋण दे दिया 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 करोड़ दिए, मैंने बताया ऋण, लोन दिया है, लोन वापस भी आता है, समझ पा रहा है इस चीज को। अब पाकिस्तान को देंगे, वापस आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट फिर भी हमने ऋण वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पर क्या होता है, वापस आता है। तो हमने जब ऋण दिया था तो व्यय किया था, व्यय करना होता भाई, हमारे पास में 1000 करोड़ कैसे आए थे, वही दे रहे थे हम लोग सब लोग को। कुछ तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से खर्चे कर लिए, कुछ योजनाएं चला दी, कुछ पैसे उसमें से क्या कर दिए, ऋण दे दिए। मतलब अगर पाकिस्तान को ऋण दे दिया हम लोगों ने, तो ये वापस आएगा नहीं आएगा, वापस आएगा, विथ इंटरेस्ट आएगा। तो कुछ संपत्ति सृजित करके आ रहा है क्या बेटा, ये इंटरेस्ट सृजित करके आ रहा है। 100 करोड़ का लोन था, लेट से हम लोगों ने पाकिस्तान से, अब क्या ही मांगे यार, उससे मन भी नहीं कर रहा, ठीक है, बट फिर भी लेट से हम लोग 100 रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, 100 रुपए का ब्याज ले लिया, 100 करोड़ रुपए इतना ही लेते, तो भी 100 रुपए की संपत्ति सृजित हुई यहाँ से, ठीक है। सरकार के ऐसे व्यय जो सरकार जब एक बार देती है और वापस भी आते हैं, वो कौन से व्यय कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय। ऐसे व्यय जो वापस नहीं आ रहे थे, योजना में पैसे डाले नहीं आते वापस। अगर सरकार ने ऋण दिया, या लेट से हम लोग ऋण देते, बांग्लादेश को ऋण देते हैं, ठीक है, या फिर उदाहरण मैंने बताया था आपको, सरकार ने क्या कर दिया, BHEL जैसी कंपनी खोल दी, कंपनी खोली तो प्रॉफिट आएगा हर साल, कंपनी को बेचेंगे तो पूरा भी पैसा आ जाएगा, जो लगाए वो लगाए, समझ पा रहा है इस चीज को। तो BHEL जैसी कंपनी शुरुआत में कितने ही ऐसी 2, 4, 5, 10 करोड़ में खोली होगी, आज कंपनी का आपको पता, महारत्न कंपनियां है, महारत्न कंपनी जो होती है 25,000 करोड़ का क्या होता है इनका, पिछले 3 सालों में लगातार रूप से टर्नओवर रहता है, आपको पता है, ठीक है। तो सोचिए कहा 100-200 करोड़ में खोली होगी, आज 25,000 करोड़ का सिर्फ टर्नओवर है उस कंपनी का, बेचेंगे तो कितने पैसे लाएंगे, मतलब संपत्ति सृजित कर रही है, और सरकार ने व्यय किया था कहीं ना कहीं। तो सरकार के ऐसे व्यय जो संपत्ति सृजित करते हैं, वो कौन से व्यय कहलाते हैं भाई साहब, पूंजीगत व्यय। समझे क्या आप, अंतर समझ पा रहे हैं क्या, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों में, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में, ठीक है। 2 चीजों को याद रख लेना है, एक रख लेना काय के बारे में, एक रखना है देयता को याद है, ठीक है। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो देयता का सृजन करती है, नहीं करती, नहीं करती भाई। कर आ गया, टैक्स आ गया, वापस देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है, क्लियर है क्या। यहां व्यय एक बार कर रहे हैं तो यहां संपत्ति सृजित होगी, व्यय करने से तो संपत्ति ही आती है, बट यहां संपत्ति आ रही क्या, नहीं आ रही। वही यहां देख लो, सरकार ने पैसे दिए, लोन लिया सॉरी, वर्ल्ड बैंक से, तो वापस देना पड़ेगा, मतलब देयता का सृजन हो रहा है। और यहां पर संपत्ति व्यय दिया, BHEL जैसी कंपनी खोली तो संपत्ति का भी सृजन हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा टफ है मैं मान रहा हूं, यहाँ कहीं डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इसको लिखेंगे तो हम एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर होता चला जाए। मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप मुझे बताते चलिएगा। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि सरकार ने इस बार, ठीक है, सरकार ने लेट से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, आपको पता है कि लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब आने वाले हैं वापस से, ठीक है, अब तो सहानुभूति भी उनके साथ आ गई है, ठीक, बंदे को मानना पड़ेगा, गोली लग गई उसके बाद में फाइट कर रहा था, समझे आप। और वो जो है चेहरा बाहर निकाल के बोल रहा, मतलब भाई काहे निकाल रहा, अभी और एक पड़ गई तो गया सीधा, क्योंकि ठीक है, हालांकि उसको तुरंत तो मार ही दिया था, बट देखिए कोई भरोसा नहीं कि एक ही बंदा था, 2 भी तो हो सकते थे, एक इधर साइड है एक दूसरे साइड है। मेरे समझ नहीं आ रहा, जब उसने गोली मारी तब तो मार दिया, तुम पहले क्या कर रहे थे, ठीक है। क्या होता है कि जब भी कोई ऐसे बड़े नेता कहीं भी जाते हैं तो पहले से ही स्नाइपर तैयार होते हैं, आपको दिखते नहीं है वो अलग बात है। मोदी जी भी अगर यहाँ पर आए तो सब स्नाइपर वगैरह जो है तैयार होते हैं बेटा, बता दूं मैं आपको, समझ पा रहे हैं। चलिए जल्दी से करते हैं अपन लोग, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बात कर रहे हैं अपन राजस्व व्यय या राजस्व बजट और पूंजीगत बजट के बारे में। आप मुझे बताइए, कल को डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उन्होंने खुश होकर जो है मोदी जी को बोल दिया कि हम जो है 100 करोड़ का अनुदान दे रहे हैं आपको। अनुदान मतलब ग्रांट होता है, आपको पता है, ठीक है। पहली चीज तो ये बताइए, जो अमेरिका ने हमको दिया है, हमारी प्राप्तियां है, व्यय है, सिंपल चीज है, जो आ रहा है वो प्राप्तियां, जा रहा है व्यय, इतना तो क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर ही डाउट आ गया तो ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब बताइए कि ये राजस्व प्राप्तियां है या पूंजीगत प्राप्तियां है, राजस्व प्राप्तियां लग रहा है क्या, ठीक है। अनुदान दिया मैंने आपको, था ग्रांट, ग्रांट का मतलब सिंपल सी गिफ्ट मान लीजिए आप। मोदी जी कल को इटली चले गए और एक शॉल लेके गए अपनी तरफ से, तो भाई वो वापस लेके गया यार। आप बताइए, कल को अपन गए इटली और इटली में अपन ने शॉल गिफ्ट कर दी है, पश्मीना शॉल, पश्मीना है ना, हाँ पश्मीना शॉल जो है सबसे एकदम महंगी टाइप, महंगी चीजें गिफ्ट करके वहां जाएंगे तो और क्या, ठीक है। अपन लोगों का सिल्क में फिसल जा रहा था काम, मोदी जी ये सब चल, ठीक है। तो यहाँ पर मोदी जी गए और उन्होंने क्या कर दिया, इटली में जाके उपहार दिया। काय में आएगा वो बताइए, प्राप्तियां या व्यय, पहले तो ये बताइए, व्यय में आएगा। कहा कौन से व्यय में आएगा, देखिए वापस आ रहा है क्या, नहीं। कोई संपत्ति सृजित कर रहा है क्या, अपने लिए तो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अपने लिए ही बात चल रही है यहाँ पर, तो काय में आ जाएगा, राजस्व व्यय में, ठीक है। वो अनुदान था वो काय में आ रहा था, राजस्व प्राप्तियों में, ये काय में आ जा रहा,
आईएमएफ से हम लोगों ने लोन ले लिया, भगवान न करे ऐसी कंडीशन आ जाए, पर 1991 में आपको पता है भुगतान संतुलन की समस्या आई थी। अपन लोग देखेंगे क्या हो रहा है, भुगतान संतुलन क्या होता है, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। मतलब हमारे पास पैसे ही नहीं थे, जो इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ उसका बिल देना पड़ता है अपन लोगों को, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, सिर्फ 2 हफ्ते के पैसे बचे थे। ऐसी कंडीशन में आईएमएफ जो है हेल्प करती है। आईएमएफ से जो हम लोगों ने लोन लिया बेटा, वो काय में आएगा आप बताइए, काय में आएगा? पूंजीगत व्यय में तो आएगा, ओ सॉरी प्राप्तियों में आएगा, तो पता है कौन सी, राजस्व या पूंजीगत? पूंजीगत, क्योंकि वापस भी करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा डीप लेवल, एक लेवल अंदर चले जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, बीएचएल बनाने के लिए जो व्यय कर रहे हैं वो काय में आ रहा है? संपत्ति सृजित हो रही, इसमें हो रहा है पूंजीगत व्यय में, ये क्लियर है। आप बताइए मेरे को बेटा कि बीएचएल को अगर मैंने बेच दिया, बेचा है, तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, बीएचएल को बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, कौन से व्यय में आएंगे? राजस्व में आएंगे। हाँ मतलब व्यय में तो आएंगे नहीं, प्राप्तियों में आएंगे। कौन सी, राजस्व या पूंजीगत? ठीक है, यहीं पर खेल कर जाएंगे आप, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। अब मैं जो दूसरी चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। कई बार प्राप्तियां भी संपत्ति सृजित करती है। मैंने क्या बताया आपको? सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो देयता का सृजन नहीं करती। कई बार सरकार की ऐसी व्यय या ऐसी प्राप्तियां जो देयता का सृजन करती है, ठीक है। इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ लीजिएगा, ये संपत्ति का भी सृजन करती है। हर जगह पर आ जाएगा सारी, यहां देयता का भी सृजन नहीं करती, संपत्ति का भी सृजन नहीं करती। कैसे आप समझिएगा? जो मैंने 100 करोड़ की बीएचएल बनाई थी, ठीक है, व्यय किया था, तो ये व्यय था पूंजीगत व्यय। क्यों? क्योंकि इसने मुझे 10 करोड़ का क्या प्रॉफिट कमा के दिया है। समझ पा रहे आप इस चीज को? ठीक है, अभी जो 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, इसने क्या सृजित किया है? संपत्ति। तो ये 10 करोड़ सृजित किस करोड़ ने किए? 100 करोड़ ने किए। समझिए, 100 करोड़ की मैंने बीएचएल बनाई, इस बीएचएल के 100 करोड़ ने कितने रुपए दिए कमा के? 10 करोड़ रुपए दिए। आपको दिख नहीं रहा होगा है ना, 100 करोड़ रुपए बीएचएल का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, इस 100 करोड़ से मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट मिला है। क्लियर है क्या? ये 10 करोड़ की तो संपत्ति सृजित हुई है, पर ये की किसने है? इन 100 करोड़ ने किया। जब मैं बेचूंगा तो मुझे मिलेंगे कौन से 100 करोड़? ये वाले। तो ये 100 करोड़ आए आई है मेरे, परंतु इसने संपत्ति का सृजन किया है नहीं किया है? किया है। ये काय में आएंगी? पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां जो देयता का भी सृजन करती है और संपत्ति का भी। अब वो किस प्रकार से आ रही है वो डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। यहां पर इधर आ जाते हैं, ठीक है, यहां पर देयता का सृजन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, बीएचएल का जो प्रॉफिट आ रहा है, बीएचएल को बेचेंगे तो 100 करोड़ रुपए, एक तो वो पुल लिया, एक नॉर्मल प्रॉफिट तो आ रहा है हर साल, ये प्रॉफिट काय में आएगा? बताइए, जल्दी बताइए। बीएचएल का प्रॉफिट देखना यही है आपको, क्योंकि अब यहां काम वापस देने नहीं देने से नहीं चलेगा। अब आपको संपत्ति का सृजन हो रहा नहीं हो रहा, देयता का सृजन हो रहा नहीं हो रहा, ये देखना है। बताइए, देखिए यहां पर समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी प्राप्तियां जो या तो संपत्ति का सृजन करे या देयता का सृजन करे, वो काय में आ जाती? पूंजी में। अब आपको लग रहा होगा कि 100 करोड़ से सर ये 10 करोड़ का सृजन तो हुआ है पूंजीगत, बट एक्चुअल समझिए ये 10 करोड़ जो लाभ है ये इस 100 करोड़ ने सृजित किया है, ना कि इस 10 करोड़ ने किसी चीज का सृजन किया है। समझ पा रहे हैं? फिर से समझिएगा, ये जो 100 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इससे सृजित हुआ है 10 करोड़, ना कि इस 10 करोड़ ने कुछ सृजित किया था। समझ पा रहे हैं? तो इस 10 करोड़ को वापस से इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इधर चला जाएगा, बट अभी जो आ रहा है ये कहाँ आएगा? यहां आएगा। संपत्ति का सृजन है क्या ये? नहीं है, इससे कुछ संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? याद रखिएगा, इसलिए ये टॉपिक टफ है। आप समझ में आ रहा हो क्यों टफ है? ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा इसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी और इसको लिख लेंगे, ठीक है। परिभाषा कुछ नहीं होती, एकदम नॉर्मल सी है। मैं यही चीज बता, इस टॉपिक की खासियत बड़ी अच्छी है यार। परिभाषा पता क्या होती है? सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो कि ना ही किसी देयता का ना ही संपत्ति का सृजन करती है, राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। सरकार के ऐसे व्यय ना ही किसी संपत्ति का ना ही देयता का सृजन करते हैं, राजस्व व्यय कहलाते हैं। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो कि संपत्ति तथा देयता दोनों का सृजन करती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। और जो नहीं करती, जो करते हैं व्यय, वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो बड़ा आसान सी परिभाषा है, रटने के लिए तो बड़ी आसान हो जाएगी, पर मैं चाहता हूँ रटे ना, समझ के करें अपन लोग हर चीज को। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे अपन लोग फिर से, ठीक है। इसको आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना। तो पहले हेडिंग डाल दीजिएगा राजस्व प्राप्तियां। इसको अपन लोग जो है, हाँ आज तो समय नहीं है अपने पास में, कल से करते हैं, ठीक है। चलिए।
फोटो खींच रहे हो क्या मेरी? यार मैं तो इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ। थैंक यू।